मुझे यूँ लगता है कि हम अभी जो हमारा एक फ़ॉर्मूला ड्रामा है, हम उसी के अंदर अभी तक फँसे हुए हैं। हमारे यहाँ एक्शन पे काम नहीं होता, हमारे यहाँ मिस्ट्री पे काम नहीं होता, हॉरर पे बहुत कम काम है, होना अब शुरू हुआ है। इंडस्ट्री का स्टेटस मिलने का मतलब ये है कि हमारे पास बैंक गारंटीज़ इन्वॉल्व हों। जब तक हमारी गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं लेगी या हम लोगों को प्रोड्यूसर्स को सीरियस नहीं लेगी, ये मसला चलता रहेगा। सेकंड हैंड कंटेंट है ना, वहाँ चला हुआ है और वहाँ सस्ते में आपको मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कौड़ियों के भाव वो उठा के ले आते थे और उसको चलाते थे। Hello, everyone, and welcome to the Take Two edition of Behind the Curtain, a fast forward approach into the discussions of our ever growing Choti C media industry. My this week's guest is a notable figure who's probably given his all to the entertainment sector for over 3 decades. An integral businessman from having his own clothing line to capturing the fast paced world of modeling to being an actor and also a producer. It is safe to say that the prolific yet versatile individual has managed to stay afloat and become a household name within the versions of Pakistani media industry. He really needs no introduction. However, I find it useful to talk briefly about his projects and give him that accolade he receives. And he's given a lot to the industry. He's contributing massively, and he's ensuring that the industry grows at a very fast pace. Being clearly seen lots of dramas right now, been seeing lots of shows, and very, very vocal about everything. I think he's a fine name of the industry. He's a genuine human being who believes in thorough professionalism and ethical values. Ladies and gentlemen, I have with me Ejaz Aslam. Ejaz bhai, assalamu alaikum. कैसे हैं आप ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। कैसा टाइम गुजरा आपका एजाज भाई कोविड के टाइम पे? कोविड का टाइम जो मुश्किल टाइम था वो तो गुजर गया और वो मोस्टली घर पे ही गुजरा। सोशल मीडिया से बहुत सारे काम चल रहे थे, वो कर रहे थे हम लोग घर पे बैठ के सब लोग। और बस जैसे ही फिर लॉकडाउन खत्म हुआ तो हम लोगों ने फिर हमारे जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे वो स्टार्ट हो गए, उनकी शूट्स की ऑन एयर भी हो गई, साथ सारे ऑन एयर हो गए और सबकी जी। शूट स्टार्ट हो गई। तो वो थोड़े से अभी 1-2 महीने जो गुजरे ना, दे वर लाइक रियली रोलर कोस्टर टाइप सीन था। बहुत ज्यादा भाग दौड़ ये। अब मैं आप वी वर ट्राइंग टू गेट इन टच विद मी, तो वो मैंने फिर बताया था कि ये डेट्स हैं कि उसमें मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। So finally, some relaxation time before the new project starts. तो एक थोड़ा सा आपको unwind करके फिर start करना होता है. So that's about it. ठीक है। अच्छा एजाज भाई, अब ये है। being a household name of the industry, be having your clothing line, being a designer, being a model, being an actor और producer, मैं अगर आपसे पूछूं, आप अपने आप को किस तरह डिफाइन करेंगे? What exactly are you as professional? यार मुझे जो चीज़ जिस चीज़ को मैं enjoy करता हूँ वही काम मैं करता हूँ। और जब मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता तो फिर मैं वो चीज़ छोड़ देता हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड डू इट विद अ पैशन एंड आई शुड एंजॉय व्हाटएवर आई एम डूइंग। तो ये जो सारी चीजें हैं, मॉडलिंग से मैंने का स्टार्ट किया था। सो आई रियली एंजॉयड मॉडलिंग एट दैट टाइम। और वो यूं कह रहे हैं दैट्स माय फर्स्ट लव। तो मॉडलिंग का अभी भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बहुत शौक से और बहुत पैशन से करता हूँ। बड़ा मजा आता है मुझे। स्पेशली जो रैंप है ना, दैट वाज माय फेवरेट आउट ऑफ मॉडलिंग में जितनी भी चीजें होती हैं, उसमें रैंप वाज द बेस्ट एंड आई रियली एंजॉयड। तो अभी भी अब शो स्टॉपर के लिए लोग बुलाते हैं तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं जरूर करता हूँ। फिर उसी तरह मैं एक्टिंग में आया तो शुरू में आपको बहुत चीज़ों का पता नहीं होता, सीख रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई एकेडमीज नहीं है या कोई सिखाने वाला नहीं है। तो फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छे अच्छे सीनियर्स लाइक तलत हुसैन मिले। उनसे चीज़ें पूछी भी और उन्होंने बताई भी। स्पेशली तलत साहब ने तो बहुत बहुत पसंद भी करते थे मुझे। और अब भी उनसे जब भी मुलाकात होती है बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारा भी उनसे ऐसा ही प्यार है, मेरा फैसल का। तो उनसे बहुत सीखने को मिला। फिर इस तरह टाइम के साथ साथ अपने आप को आप इवॉल्व करते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं, यू डू डिफरेंट रोल्स। अब ये होता है, अब इस स्टेज पे आके ये होता है कि यार अब इससे ज्यादा चैलेंजिंग चीज आए, अब इससे बढ़ के आए तो और मजा आए।
सो यू नो वो इस चीज की क्रेविंग कभी खत्म नहीं होती. सो इट गोज ऑन एंड ऑन. और जो मेरा फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस था वो मैंने बीच में रोक दिया था. फॉर सम रीजंस आई गॉट इनटू यू नो मेरे बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप्स गलत हो गई थी मुझसे अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से मुझे उसे रोकना पड़ा था. तो अब आई एम वर्किंग ऑन माई ब्रांड एजाज असलम इंशाल्लाह वेरी सून, जिसमें मैंने जब भी मैं कोई अपनी पोस्ट लगाता हूँ तो मुझे लोग यही नीचे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट, हाउ डू यू मेंटेन योर सेल्फ एंड हाउ डू यू लुक गुड एट दिस एज. एंड वो इस तरह के ही मुझे सवाल आ रहे होते हैं. सो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं. माय हेल्थ रूटीन हैज, माय लाइफस्टाइल, माय healthy habits, you know, I've always been focused, I've always been focusing on that. मेरी डाइट कैसी हो, मेरा हेल्थ regime, मेरा जो सारी फिटनेस का है वो जितना भी रूटीन होता है वो किस तरह का हो. सो मैं उस पर बहुत रिसर्च करता रहता हूँ. अभी रिसेंटली भी मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और कुछ अपना रिसर्च किया है. सो वो सब मैंने अपनी स्किन के ऊपर, लोग बोलते हैं आप क्या ऐसी चीजें लगाते हैं, कोई बोटॉक्स करवाया हुआ है, कुछ कराया हुआ है, कुछ नहीं. अल्लाह का शुक्र है अभी तक जरूरत पड़ी. नेचुरल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं मैं उसी पे बिलीव करता हूँ. नेचुरली जो चीज आपकी बिल्ड हो रही है आपकी स्किन के अंदर वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप आर्टिफिशियल चीज इंसर्ट करवाएं अपने फेस में स्पेशली या स्किन में. तो अब मैं उसी की एक हर्बल रेंज पे भी काम कर रहा हूँ. तो सो आई एम वेरी सून लॉन्चिंग एंड ब्रिंगिंग all my research work of those years, जिसके अंदर मैंने वो सब अपने ऊपर चीजें अप्लाई की, उसका देख लिया कि क्या रिजल्ट होता है. वो उन फॉर्मूलाज को एक्यूमुलेट किया, डिफरेंट चीजें हैं, उसको मैं लॉन्च करूंगा वेरी सून विद माय क्लोथिंग ब्रांड एज वेल, जिसको रिज्यूम करूंगा मैं. सो इट विल बी एन ऑनलाइन थिंग, एनीबडी कैन यू नो बाय इट. सो दिस इज द प्लान. चले बेहतरीन एजाज भाई. ये तो मतलब कि आप तो ऑलराउंडर बिजनेसमैन है. आप किस तरह टाइम डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन एक्टिंग, प्रोडक्शन, मॉडलिंग, क्लोथिंग लाइन, नाउ हर्बल लाइन? इज इट इजी? इट्स नॉट इजी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज द नेम ऑफ द गेम. सो उसको टाइम मैनेज ऐसे किया जाता है कि ऑफिस एक मेरा जो रूटीन होता है, मैं अर्ली अपना डे स्टार्ट करता हूँ. सो व्हेन आई स्टार्ट माय डे अर्ली तो मुझे काफी टाइम मिल जाता है. शूट्स हमारी स्टार्ट होती हैं 11-12 बजे. सो आई स्टार्ट रियली अर्ली, तो मेरे पास सुबह का टाइम होता है. एज एन एक्टर अगर आपसे मैं पूछूं, आपको एक्टिंग इंडस्ट्री में कौन से इश्यूज नजर आते हैं, और अगर इश्यूज नजर आते भी हैं उनको फिक्स कैसे किया जाए, कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी सीनियर एक्टर लाइक यू, एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर? मुझे हमारे यहाँ की जो प्रोडक्शन है उसमें एज सच इश्यूज जो हैं अभी, जो एज एन एक्टर एक क्रेविंग होती है ना आपकी, वो मुझे यूं लगता है कि हम अभी जो हमारा एक फॉर्मूला ड्रामा है हम उसी के अंदर अभी तक फंसे हुए हैं. जबकि इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत डिफरेंट किस्म का हो चुका है. यू नो, डिफरेंट पोर्टल्स लाइक Amazon, नेटफ्लिक्स एंड अदर्स. तो ये सब एक बहुत ही हर 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 सब्जेक्ट के ऊपर आपको कंटेंट मिलेगा. तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या देखना चाहते हैं. हमारे यहाँ अभी एक कई सालों से चल रहा है और हम उस जो बबल है उसके अंदर से निकल नहीं पाते. तो somehow somebody has to bring the change. Somebody big, some big channel, somebody big in the industry has to bring this change, ताकि लोगों को आप जब दूसरी चीज दिखाएंगे, शुरू में मुश्किल होगी तो लोगों को पता लगेगा ना कि हम ये भी कर सकते हैं. हमारे यहाँ एक्शन पे काम नहीं होता, हमारे यहाँ मिस्ट्री पे काम नहीं होता, हॉरर पे बहुत कम काम है, होना आप शुरू हुआ है. तो और इस तरह रोमांस हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, मिस्ट्री तो बिल्कुल ही नहीं होती ना, मिस्ट्री और एक्शन. तो ये एरियाज मिसिंग हैं. यंगस्टर्स, हमारे टीनेजर्स, उनको देखना होता है ये सब चीजें. इसलिए हमारी जो यंग जनरेशन है बहुत ज्यादा ड्रामों की नहीं है. वो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और इसी के ऊपर Amazon, इस पे जो कंटेंट है वो उनको मिल जाता है, वो लोग देखते हैं. यंग हमारी जनरेशन जो एक्टर्स थी उसमें भी बहुत फाइन एक्टर्स हैं. जो पुराने, जो मेरे बैच के लोग हैं और उससे सीनियर लोग हैं, सब इतने मजे हुए एक्टर्स हैं कि अगर हम उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा कंटेंट, अच्छे से मुराद ये है कि जो हमारे पास फॉर्मूला काम हो रहा है उससे हट के कोई चीज करने को देंगे तो वो करेंगे ना, तो दुनिया को देखेंगे कि वो क्या कर सकते हैं और हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं. बट somebody has to take the lead.
So बात वही है, जो पहले कूदेगा मैदान में उसको थोड़ी सी मुश्किल तो आएगी, लेकिन फिर वो ट्रेंड बन जाएगा तो लोग फॉलो करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हकीकत तो ऐसी है कि पाकिस्तानी कंटेंट अभी भी जो दुनिया में देखा जाता है उसकी काफ़ी वैल्यू है। लोग देख के पसंद करते हैं और बोलती भी हैं कि उनका अपना एक चार्म है। लेकिन जब अगर हम कंटेंट पे बात करते हैं एज़ एन एक्टर, जब आप ये स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे होते हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और आप तो काफ़ी समझे मेन स्ट्रीम प्राइम टाइम पे चल भी रहे हैं, क्या आप कभी बैठ के बोलते हैं ब्रॉडकास्टर्स को या कंटेंट राइटर्स को कि यार ये वही चीज़ है, कुछ चेंज करो, या आप बोलते हैं अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ ये डिमांड है मार्केट की? बिल्कुल बोलता हूँ मैं, और अक्सर वो बेशतर होता है, और जो हमारी अपर मैनेजमेंट है चैनल्स की भी, कंटेंट वालों से भी। लेकिन वो वही मैंने कहा ना कि मेरी बात हुई थी पिछले दिनों भी एक चैनल के हेड से, तो उन्होंने कहा कि यार, मैं वो खुद कह रहे थे कि यार आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, मैं कोई हट के चीज करना चाहता हूँ, कोई मैं ऐसी चीज करना चाहता हूँ जो ना होगी हो यहाँ। दूसरे दिन देखा तो वो एक जो फॉर्मूला कंटेंट हमारा ड्रामा, उसकी रेटिंग्स बहुत आ रही है, तो वो फिर जी। हंस रहा था। वो कहने लगा कि यार देखो, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज करने जाऊं, लेकिन रेटिंग ही इसकी आ रही है, तो अब हमें चलाना पड़ेगा, और साथ में कुछ और नया क्रिएटिव कंटेंट जो है उस पर भी काम करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, आई थिंक नियर फ्यूचर थोड़ा थोड़ा काम लोगों ने प्राइवेटली शुरू किया है अपने यूट्यूब चैनल्स पे, और उसमें काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं लोग। तो वो जब देखेंगे ना लोग कि वो ट्रेंड बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, तो फिर उसमें मुझे लगता है काफी लोग आएंगे, और अभी भी हमें मेरे ख्याल में 2 साल लग जाएंगे उस अच्छा। चेंज को फील करने में, उसको सही से समझने में। मुझे ये लगता है अभी 1.5 साल 2 साल लगेंगे। काम जरूर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने शुरू कर दिया है अपने तौर पे, जो जिनका पैशन है, जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, वो इंडिविजुअली एफर्ट कर रहे हैं अपनी। सो इट्स जस्ट दैट कि वो पहले शुरू में लोग रिस्क लेते हैं, और बाद में फिर लोग एडवांटेज लेने के लिए बहुत सारे कूद जाते हैं उस बिजनेस में। तो जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं लोग, वो उसका फायदा उनको होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसको टाइम, हर चीज़ की इवोल्यूशन में टाइम होता है और आई थिंक वहाँ पे भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग ऑन टू अ लिटिल बिट ऑफ बिल्कुल। एक्टिंग, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं अक्सर, जो नोटिस किया जाता है कि टाइम पे पेमेंट्स होना या पेमेंट ना मिलना, हम्म। अगर इस तरह की चीज़ होती है और अगर आपने कभी फेस की है, तो इसको किस तरह से फेस किया जाए और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर लाइक यू। एक्टर्स को पेमेंट्स के इतने इश्यूज नहीं होते, अच्छा। क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो एक जी। बैरियर होता है बिटवीन द चैनल और एंड द एक्टर। तो ठीक। जो सफर करता है ना, वो प्रोड्यूसर करता है ठीक। बीच में, क्योंकि वो तय कर देता है जो पूरी टीम को, प्रोजेक्ट की शूट खत्म हुई। बट बीच में जो प्रोड्यूसर है हमारे मुल्क में, उसको बहुत जो है ना फॉर ग्रांटेड लिया जाता है अभी भी, प्राइवेट प्रोड्यूसर, बिकॉज मोस्टली चैनल्स के अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तो उनको जो है सॉफ्टवेयर की कोई कमी नहीं है, तो उन सबको मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर्स, तो वो खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो शौक से अपने काम करना चाहते हैं, और जिनको काम ही ये आता है, जो सालों से इस बिजनेस में है, उनको यही करना है, तो वो फिर उस चीज में आके फंस जाते हैं। वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा, चंद साल पहले तक हमारे यहाँ सिस्टम बड़ा अच्छा था। अब जैसे कोविड सिचुएशन आ गई बीच में, और इस तरह की सिचुएशंस का एडवांटेज लेके भी बहुत सारे एडवर्टाइजर्स ने चैनल्स को शायद ना दिए हों पैसे, तो चैनल्स भी आगे से फिर हुँ। रोकते हैं, तो एक पूरा सिस्टम खराब हो गया। और वो पता नहीं कब सही होगा, और बहुत शदीद हम लोग सफर कर रहे हैं उसकी वजह से, प्रोड्यूसर सफर कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं। तो इसको जब तक मुझे यूं लगता है कि हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो ड्रामा प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, जब तक इसको इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जब तक ये मसला सॉल्व होगा ही नहीं। इंडस्ट्री का स्टेटस मिलने का मतलब ये है कि हमारे पास बैंक गारंटीज इन्वॉल्व हो, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तो जब इंडस्ट्री का स्टेटस मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बैंक के थ्रू हो, और बैंक के थ्रू जब होगा तो उसमें ये होगा कि भाई इतने अरसे तक पेमेंट नहीं हुई, तो बैंक गारंटी जो है वो इन्वॉल्व होगी। जब बैंक गारंटी इन्वॉल्व होगी तो पेमेंट्स टाइम पे होंगी, और एक इंडस्ट्री की तरह फिर ये सिस्टम चलेगा। अभी बिल्कुल लावारिस हैं। अगर इंडस्ट्री इसको बना दिया जाए तो ये रेवेन्यू भी बहुत जनरेट करके देगा, काम भी बहुत अच्छा होगा। मैं कई सालों से ये चीज बोलता हूँ, लेकिन जब तक हमारी गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं लेगी, या हम लोगों को प्रोड्यूसर्स को सीरियस नहीं लेगी, ये मसला
चलता रहेगा जब तक इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेहतरी आएगी इसमें, बुरा ही होता जाएगा, वर्स्ट होता जाएगा, होता जा रहा है। चले, ये तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक्टर्स को इतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि उनका उनका मसला हल हो जाता है व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसर्स एंड प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। हाँ तो बीइंग अ प्रोफेशनल प्रोड्यूसर जी जो आपने काफी टाइम से काम भी कर रहे हैं, एंड आई थिंक यू आर अ वेरी वेरी एक्टिव वोकल वॉइस ऑफ द ट्रेड बॉडीज, जो हमारी ट्रेड बॉडीज चलती हैं। तो जी उससे अगर मैं पूछूं आपसे कि ये अगर हमारे वोज एग्जिस्ट करते हैं, आप बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं है हमारी, हम हम्म मतलब कि स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक तो आपने बोला गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है, लेकिन क्या अभी इस वक्त ये हमारी ट्रेड बॉडीज एंड यू एज अ प्रोड्यूसर, क्या इस तरह हम कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं या अभी भी हम बिल्कुल ही काम से काम रख के बैठे हैं? नहीं, ट्रेड बॉडीज हमारी इंडिविजुअली अपने तौर पे बहुत एफर्ट करती हैं। ठीक यूनाइटेड है। प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, उसमें सही। लोग हैं, उसमें मोस्टली प्रोड्यूसर्स ही हैं, स्टेक होल्डर्स हैं सारे। वो लोग बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन वो इतना उसका इफेक्ट आ नहीं रहा जो अच्छा। आना चाहिए। उसकी वजह यही है कि बाय फोर्स तो आप नहीं कर सकते ना, चैनल से आप बाय फोर्स तो कोई चीज नहीं कर सही। सकते। तो जब तक पूरा साइकिल ठीक नहीं होगा, पीछे से एडवर्टाइजिंग वाले चैनल को पेमेंट टाइम पे ना करें, फिर चैनल आगे से वो, जब तक पूरा साइकिल और सिस्टम ठीक नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ये, और ये सिस्टम उसी वक्त ठीक होगा जब, जैसा मैंने कहा, जब बैंक गारंटीज इन्वॉल्व होंगी। सही। तभी मुझे लगता है, मुझे एक ही हल नजर आता है इसका, ताकि ये सेफ हो इंडस्ट्री, अदरवाइज ये तबाह हो जाएगी। फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता ऑल्टरनेट रूट्स ढूंढ रहे हैं अब, तो जिसमें यूट्यूब का सहारा लेंगे लोग, किसी को बाहर उसी बेस पे काम मिल गया किसी इंटरनेशनल पोर्टल के ऊपर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अच्छा हमारा टैलेंट है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे राइटर्स हो, अभी भी हमारे जो अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, वो इंटरनेशनल चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं, बाहर डिफरेंट चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं, और वहां से उनको पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। और वो लोग हमारे टैलेंट को यूज कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम लोग अपने पास जो टैलेंटेड लोग हैं उनका फायदा उठाएं। तो हमारे जो एक्टर्स हैं अच्छे, वो भी कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में काम, हमारे अच्छे जो डायरेक्टर्स हैं वो भी बिजी हैं उन लोगों के साथ। तो वो जो इंटरनेशनल लोग हैं, वो हमारे अच्छे टैलेंट का फायदा उठा रहे हैं, बजाय इसके कि हम अपने उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे, और हम यही सब पेमेंट साइकिल की वजह से बहुत सारा सिस्टम खराब होता जा रहा है, और वर्स्ट की तरफ जा रहा है। चलिए, फेयर एनफ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक पूरा एक साइकिल चलती है, हर एक लेवल पे अगर हमारा डिले आएगा तो पूरी मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है। हम्म अब इसके अंदर आप बोल रहे हैं कि मजबूरन लोग अगर यूट्यूब की तरफ देखते हैं या बाहर देखते हैं, बिकॉज घर तो चलाना है, अर्निंग भी करनी है। गवर्नमेंट जो हम्म है वो बोलती है कि यार हमारा कंटेंट जो है वो बहुत क्रास है, और उसको जो है ना पेमरा आके अब बैन करना शुरू कर देती है। क्या आप इससे अग्री करते हैं कि इस तरह के हार्श मैकेनिज्म होने चाहिए पेमरा की तरफ से कि हम कंटेंट बैन कर दें? नहीं, मेरे ख्याल में ये ऐसा होना नहीं चाहिए। पैमरा का काम ये नहीं है कि कंटेंट जो है उसके ऊपर बैन लगाए या फिर गाइडलाइंस दे दे। पहले ही हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड फ्रेम के अंदर काम करते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके अंदर रह के आपको काम करना होता है। तो उसके लिए या तो पैमरा प्रोड्यूसर्स की हेल्प लें, या फिर कंटेंट टीम एक अलग से बनाई जाए, जो कि एक पूरी बॉडी हो ना जो उसको मॉनिटर करे। सिर्फ एक ड्रामे में एक सीन कोई ऐसा आ गया जिसकी बेस पे आप वो ड्रामा बैन कर दें, या वो कंटेंट चलता हुआ, एक करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है एक ड्रामे पे, एक प्रोड्यूसर ने की हुई, आप चलते हुए उसको रोक देंगे, तो वो तो आप नुकसान कर रहे हो। फिर ये तो लाइंस आपकी डिफाइंड ही नहीं है, इसका मतलब कि आपने क्या डिफाइन किया हुआ और किस लाइन, एक अचानक से रूल बन जाना। तो मेरे नहीं ख्याल में इस तरह होना चाहिए। ऐसा हो अगर पैमरा इन्वॉल्व होती है, तो फिर बाकायदा एक टीम बने, और उसमें कंटेंट सीनियर जो एडवाइजरी बोर्ड में हो उसकी, वो लोग फिर एक डायरेक्शन दें, रूल्स बनाएं, फिर उसके हिसाब से इंडस्ट्री चले। या फिर वो एक रूल सेट करें, बाउंड्री सेट करें, तब वो अचानक से चीजें बैन कर देना या बंद कर देना, सो आई थिंक वो ऐसा होना नहीं चाहिए। फेयर इनफ। ठीक है, तो अब इन कंपटीशन विद ऑल दीज थिंग्स, सेम टाइम पे अगर गवर्नमेंट बोलती है कि यार हम फॉरेन कंटेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं लोकल नेशनल चैनल्स पे, जिसकी वजह से काफी एम्फोसिस हमारे बाहर के आर्टिस्ट पे जा रहा है या उनको इंडक्शन मिल रही है,
Do you think this is the right approach being taken by government इस टाइम पे जब हमारी इंडस्ट्री खुद स्टैब्लिश हो रही है? नहीं, बिल्कुल गलत अप्रोच है ये। और अब आप देखें, थोड़ी सी अनरेस्ट, एक फीलिंग जो है वो आ रही है लोगों में, एक्टर्स में, बिकॉज पहले इंडियन कंटेंट था। इंडियन कंटेंट इतना ज्यादा आता था कि वो हमारा जो लोकल, वो सेकंड हैंड कंटेंट है ना, वहां चला हुआ है और वहां सस्ते में आपको मिल जाता है, बिल्कुल मतलब कौड़ियों के भाव वो उठा के ले आते थे और उसको चलाते थे। तो वो सेकंड हैंड कंटेंट है, वो तो सस्ता ही मिलेगा। तो यहाँ जो इतने बड़ी इंडस्ट्री एंगेज हुई हुई है, वो सब लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, वो तो फिर आप अपनी इंडस्ट्री को खत्म करने वाली बात होगी ना। तो वो बाहर से जब कंटेंट आएगा और उनकी एपिसोड भी 1000 500 होती हैं, उसको और ब्रेक कर दिया जाता है यहाँ पर, तो वो एक मतलब सेकंड हैंड कंटेंट आप आधे से 3/4 प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है। आप वो सिर्फ इसलिए चला रहे हैं कि वो 3/4 प्राइस में मिल रहा है आपको, और आप अपने जो लोग हैं, अपनी इंडस्ट्री को आप सारा जॉबलेस कर दें। कितने लोग कनेक्टेड हैं, कितनी फैमिलीज इससे कनेक्टेड हैं। तो उससे हो, कहीं मैंने किसी मुल्क में नहीं देखा, किसी भी मुल्क में दुनिया में छोटे से छोटी जगह पे चले जाएं, उनकी पास जो है ना, अपने लैंग्वेज, अपना कंटेंट जो लोकल बनता है उसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। इंडिया में भी वो घुसने नहीं देते वो पाकिस्तानी कंटेंट को। उनको पता है कि पाकिस्तानी कंटेंट बहुत अच्छा है, मजबूत है, एक दफा आ गए तो फिर सारी मार्केट कैप्चर कर लेंगे। सो उनके अंदर एक नेशनल स्पिरिट, एक नेशनल, एक जो वो है ना, आपस में एक एका है। यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल गेन्स के ऊपर डिसीजंस बहुत सारे ले लिए जाते हैं। तो मुझे यूं लगता है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है। पहले इंडियन से कंटेंट से वो जान छूटी थी, उसके बाद अब टर्किश कंटेंट पे बहुत सारे लोगों को एतराज है। जो व्यूअर है, देखने वाला, वो इस चीज को नहीं समझता। उसको तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना। वो ये कहता है भाई हमारी इंडस्ट्री को क्या तकलीफ है टर्किश कंटेंट से। तो वो समझाना हर एक को बड़ा मुश्किल काम है कि तकलीफ ये नहीं है। तकलीफ ओवरऑल ये है कि हमारे कितने लोग जॉबलेस बैठे हुए हैं यहाँ, कितना काम है जो वो कर सकते हैं। तो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट उसके लिए करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी ग्रांट्स और इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री ग्रो करें। हम कम पैसों में अच्छा कंटेंट बना के दें, या हम उससे भी अच्छा, अगर जिस तरह का कंटेंट, जो सेकेंड हैंड कंटेंट यहाँ आ रहा है, अगर उसकी ओरिजिनल प्राइस देखी जाए, वो यहाँ दी जाए, तो उससे तो बहुत, हम लोग बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हम उससे भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि वो फॉरेन कंटेंट जब आता है तो वो यहाँ पर फॉलोइंग हो जाती है, फॉरेन एक्टर्स भी आते हैं, वो सब। सो वो एडवर्टाइजिंग का एक बहुत बड़ा चंक जो है वहाँ जा रहा होता है। तो ये भी एक मसला है, और वो काफ़ी अरसे तक चलता है, और अब वो यहाँ पर भी अब चल रहा है आजकल। तो थोड़ा सा जो है ना, वो उससे नुकसान हमारी इंडस्ट्री को ओवरऑल होता है। टुवर्ड्स द एंड एजाज भाई रैप अप करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोविड का एक वेव तो आ गया था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे, जो मतलब कि काफी लोग हिल गए थे। अब आप एक्टर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं। अगर ये कोविड वापस राइज करता है और अगर हमें कुछ रेगुलराइज करना है सिस्टम में, तो आपकी तरफ से वो कौन से एडवाइसेस होंगे जो बोलेंगे यार इस तरह से हम अवॉइड भी करें, सेफ भी रखें और एनवायरमेंट भी हेल्दी रखें? क्या प्रिकॉशंस आप लेना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर एक्टर? देखिए, हम तो अभी भी जो शूट्स कर रहे थे वो हम बहुत प्रिकॉशंस के साथ कर रहे ठीक थे। है। बहुत ज़्यादा जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ मैंने काम किया है, वो सब जो जितनी भी SOPs हैं उसको फॉलो कर रहे थे। प्रॉपर ठीक है। स्प्रेज, सैनिटाइजर्स, और हर इंसान अपना खुद ख्याल रखता है। कोई बीमार है तो वो बता देता है कि मैं बीमार हूँ, तो सही। उसको घर भेज दिया जाता है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे टेक्निकल क्रू में से हो। तो ये सबको थोड़ा सा अलर्ट रह के काम करना हो, बहुत एहतियात के साथ, डबल एहतियात के साथ। बेशक टाइमिंग्स कम कर लें, लेकिन काम स्लोली एंड ग्रेजुअली करते रहना चाहिए। बहुत जो सीन्स इस तरह के हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, या क्राउड चाहिए, या वो उसको रीराइट करवा लिया जाए एक्टर्स के, राइटर्स के साथ, और उसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, या उसे छोड़ दिया जाए कि वो बाद में जब ज़रा हालात बेहतर हो जाए तब कर लेंगे। फेयर इनफ। एक्चुअली यू राइट, कुछ अब तो मतलब कि बाहर की इंडस्ट्री भी इसी तरह काम कर रही है। हम लोग हेल्थ जो है वो उस हमने पैम्पलेट बांट हाँ दिए, आपको पीपीई पहनना है, आपको मास्क पहनना है, और अगर आप बीमार है तो आप घर चले जाएं, जो ये और काम नहीं रोक हाँ सकते।
ठीक है। एजाज भाई, बिल्कुल थैंक ऐसे यू। है। इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन विथ यू। अब जाते जाते मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा कि क्योंकि ज्यादा तो इंडस्ट्री बेस्ड शो है मेरा, आई मीन ये हमारी ऑडियंस है, तो अगर कुछ भी एनी सॉर्ट ऑफ, एंड यू नो अपकमिंग टैलेंट भी बहुत सारा होता है, एनी सॉर्ट ऑफ वर्ड ऑफ एडवाइस, पार्टिंग वर्ड्स फॉर द फ्रेटर्निटी, फॉर द इंडस्ट्री की आपके तरफ से एज अ रिनाउंड नेम एंड यू नो एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, जो इश्यूज हैं हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ फाइनल थॉट्स फ्रॉम योर एंड? बस मुझे हर इंडिविजुअल को, जो चाहे वो एक्टर है चाहे प्रोड्यूसर है, अपनी तरफ से एफर्ट करते रहनी चाहिए बेटरमेंट के लिए। ठीक। अपना इनपुट जरूर देना चाहिए, जो आपको सही लगता है, जिससे इधर होगी इंडस्ट्री, वो हमें, चाहे हम एज एन एक्टर दे रहे हैं, चाहे हम एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, हमें अपनी कंट्रीब्यूशन जरूर करनी है। क्योंकि हम लोग मोस्टली होता यह है कि दूसरे को देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है, और वो अगर सक्सेसफुल है तो मैं भी वो चीज करूं। आप अपनी तौर पे जो आपको सही लगता है, आप एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हमेशा रखें, अपने काम पे फोकस रखें। बहुत सारे लोगों का फोकस हिल जाता है बिकॉज डिस्ट्रैक्शन की आजकल बहुत चीजें हैं, सोशल मीडिया पे इतनी चीजें हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। सो हमेशा नेगेटिविटी को क्या आगे बैरियर रखना चाहिए, उसको फिल्टर करते रहना चाहिए। क्योंकि जब नेगेटिविटी आती है और किसी शख्स ने आपको नुकसान पहुंचाया है, चाहे पास्ट में चाहे प्रेजेंट में, तो उसने तो अपना काम कर दिया। अगर आप ये सोचते रहेंगे उसने आपके साथ बुरा किया, तो उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी आगे कर रहा है जो भी कर रहा है। स्ट्रेस सारा आप ले रहे हैं, आपको वो सोच के जो है ना, आप अपने ऊपर स्ट्रेस ले रहे हैं, फिर स्ट्रेस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। तो वो एक बैरियर रखना बहुत ज़रूरी है बीच में, ताकि आप जो नेगेटिव चीज़ आ रही है वो फिल्टर होके चली जाए। तो इस तरह की सोच हमें रखनी है ओवरऑल हर चीज़ में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड ऑन दैट नोट, आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ टॉकिंग टू एजाज असलम इन टेक 2 सीरीज ऑफ बिहाइंड द कर्टन। एजाज भाई, थैंक यू सो मच। आप बहुत मसरूफ हैं, आपके सारे ड्रामे थैंक की यू। रेटिंग भी टॉप पे जा रही है। आई एम फॉलोइंग यू वेरी वेरी क्यूरियसली, एंड इंशाल्लाह वंस आई एम बैक आई थैंक यू। डेफिनेटली मीट यू। अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज बी सेफ एट कोविड टाइम। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई होप यू एंजॉयड द हाँ, सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। हाफिज।